चैप्टर दैट इज सॉइल। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल किससे बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल की लेयर्स देखेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टी, और देखेंगे कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन और सॉइल पॉल्यूशन, कैसे सॉइल इरोजन और सॉइल पॉल्यूशन होता है और उन्हें हम कैसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब पहले आपको लेट्स गेट गोइंग बहुत अच्छा दिया हुआ है ये। ठीक है, आपको ये गेम दिया हुआ है ये, इसको आपको वर्ड फाइंड करना है नीचे। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पता ही हमें सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, मैनी एनिमल्स लीव इन बरोज इन सॉइल। बहुत सारे एनिमल्स बिल बना के सॉइल के अंदर ही रहते हैं। वी ग्रो प्लांट्स फॉर फूड इन सॉइल एंड यूज इट टू बिल्ड आर होम्स एंड सो ऑन। हम प्लांट को ग्रो करते हैं ताकि हमको ऑक्सीजन भी मिल जाए, साथ ही में हमारे घर वगैरह बनते हैं प्लांट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो। तो फाइंड द वर्ड्स रिलेटेड टू सॉइल इन द ग्रिड बिलो। नीचे ग्रिड दिया आपको और आपको इसमें टॉप सॉइल, कंपोस्ट, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक, डिकम्पोज, ह्यूमस, बेडरॉक, विदरिंग और इरोजन, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। मुझे तो वैसे बहुत सारे दिख रहे हैं बट फाइंड आपको करना है। ठीक है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स, डिस्कस देम इन क्लास। अगर हम क्लास में होते तो मैं सारे मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस करती, बट हाँ फिर भी टॉप सॉइल ये सब बता देती हूँ। टॉप सॉइल मतलब पहली लेयर सॉइल की। कंपोस्ट मतलब जब एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं तो जो वो प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल बारीक सा, उसे बोला जाता है कंपोस्ट। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें हमारी बॉडी में चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज़ ना किया गया हो। डिकम्पोज मतलब डेड होना। ह्यूमस भी वही होता है, जैसा कंपोस्ट होता है ना वैसे ह्यूमस होता है, वो अर्थवॉर्म से बनता है। कंपोस्ट अर्थवॉर्म से बनता है, ह्यूमस जो है वो डिकम्पोजर्स बनाते हैं। बेडरॉक, ये रॉक होता है आपका। ठीक है, ये बेडरॉक होती है, मतलब उसको बोला जाता है जो लास्ट लेयर की रॉक होती है ना उसे कहा जाता है बेडरॉक। उसके बाद आता है विदरिंग मतलब टूटना। इरोजन मतलब सॉइल का मूव होना किसी भी प्रोसेस से वजह से, उसे कहा जाता है इरोजन। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज सॉइल। The loose mixture of organic and inorganic materials that form the uppermost layer of the earth crust is called soil. The loose mixture of organic and inorganic material, organic और inorganic दोनों materials होते हैं जो कि एक ऊपर फर्स्ट uppermost layer of the earth बनती है, of the earth crust is called soil. उसे क्या कहा जाता है, soil कहा जाता है. It is made up of rock particles and decayed remains of प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे बना हुआ है, रॉक के पार्टिकल से बना हुआ, साथ में डेड और डिकेइंग जो एनिमल रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं उनके रिमेन से भी बना हुआ। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स का ग्रो होते हैं सॉइल में ग्रो होते हैं। इट फॉर्म्स अ हैबिटेट ऑफ microorganisms such as bacteria and fungi and a variety of animals such as millipedes, earthworm, ants, termites, mice and rabbits। अब ये इतने सारे एनिमल्स का घर है ये। साथ ही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई और बैक्टीरिया ये भी कहाँ रहते हैं, सॉइल में ही रहते हैं। Humans use soil for growing crops and constructing homes, dams, roads and making earthen pots। हम सॉइल का कहाँ का यूज़ करते हैं, पहला यूज़ होता है हमारा क्रॉप ग्रो करने में, उसके बाद सॉइल के ऊपर ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे घर वगैरह बनते हैं, डैम्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, और अर्थन पॉट्स मतलब कि मटकियाँ बनाने में भी हम सॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल के बारे में एक छोटा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब आता है आपका सॉइल फॉर्मेशन। Soil is formed by the breakdown of rocks over thousands of years by a process called withering। सॉइल क्या होता है, ये ब्रेकडाउन से बनता है। किसके ब्रेकडाउन से, रॉक्स के। जब रॉक्स टूटती हैं ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसा नहीं कि एक दिन में रॉक टूट गई उससे सॉइल बन जाएगा आपको अगले दिन सॉइल मिलेगा, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं रॉक को एक सॉइल में कन्वर्ट होने में, और उस प्रोसेस को कहा जाता है विदरिंग। Weathering is a natural process of the breaking down of rock into smaller particles by the action of wind, water, temperature changes, plants and animals। अब weathering क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर रॉक जो है ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। किसकी वजह से ब्रेक डाउन होती है, वो विंड की वजह से, वाटर की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, प्लांट्स की वजह से और एनिमल्स की वजह से। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से रॉक क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती है और उसी प्रोसेस को कहा जाता है विदरिंग। Weathering is very slow process that take place continuously।
विदरिंग क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है और ये कंटिन्यूसली रहती है, ये प्रोसेस रुकना नहीं है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर ह्यूज रॉक्स टू बी विदर्ड इनटू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. एक बड़ी रॉक को सॉइल पार्टिकल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए तभी वो बन सकती है. ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने तोड़ दिया और आपको सॉइल मिल गया, नहीं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, 3 तरह की वेदरिंग होती है. नाम से आपको पता चल जाए जी, फिजिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर में, केमिकल मतलब अंदर के कंपोजिशन में, बायोलॉजिकल मतलब कि कुछ ना कुछ बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस पर अटैक हो रहा है, शायद इस वजह से उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके तीनों टाइप की वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग involves the physical breakdown of rock into particles by agents such as wind, water और change in temperature. फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक का पार्टिकल्स के अंदर, किसकी वजह से, एजेंट्स मतलब हेल्पर्स होते हैं, विंड, वाटर और जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल विदरिंग एज देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक. इसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग, क्योंकि इसके अंदर के केमिकल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो वैसा ही है. ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग. अब देखते हैं पहला एजेंट, विंड. क्या काम करता हो. स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज रॉक्स ऑन स्लोप्स टू रोल, हिट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स. जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो क्या करती है, रॉक्स को रोल करती है. ठीक है, वो स्लोप पर से नीचे जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं. दिस fragments and sand are blown against larger rocks and wear them down into particles. और यही fragments क्या होते हैं, सैंड के साथ मिलते हैं, हवा बड़ी बड़ी रॉक्स से टकराते हैं और वापस नीचे आके ये निकल जाते हैं. ठीक है, द लूज पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड टू अदर प्लेसेस. और जो लूज पार्टिकल्स है इन्हें कौन ले जाता है, विंड ले जाती है अपने साथ. ठीक है, तो ये विंड का काम हो गया. नेक्स्ट है वाटर. फिगर 8.2 इलस्ट्रेट वेदरिंग ऑफ रॉक बाय वाटर. फिगर में आपको बता रखा उन्होंने कि आप कैसे समझ सकते हैं वेदरिंग वाटर की वजह से कैसे वेदरिंग होती है. पहले वाटर जो है रॉक के अंदर जाता है, वो अपने आप को पेनिट्रेट करता है, एक्सपांड करता है, फ्रीज होता है तो वो एक्सपांड हो जाता है. ठीक है, फिर क्रैक को अंदर बढ़ाता रहता है. फिर जैसे जैसे आइस मेल्ट होती तो वो क्रैक जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बढ़ के पूरा ही रॉक जो है वो अलग हो जाती है. ठीक है, तो ये वाटर से हो गया. अब चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है. The surfaces of rocks are warmed by sunlight during the day and become cool at night. जो surfaces है रॉक की वो दिन में बहुत गर्म होती है सनलाइट की वजह से और रात में क्या होती है, ठंडी हो जाती है. This repeated warming and cooling causes unequal expansion and contraction of rock due to which cracks are formed over the time. अब ये रोज का होना है ये कि कभी ठंडी रहती, कभी गर्म रहती, कभी ठंडी रहती, कभी गर्म रहती. इससे क्या होता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है. तो जब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उनके बीच में क्रैक आ जाते हैं. इवेंचुअली द रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स. और जैसे जैसे क्रैक आते हैं वो क्रैक भी बड़े होते जाते हैं और सॉइल जो रॉक है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है. ठीक है, ये था आपका फिजिकल वेदरिंग. अब देखते हैं हम केमिकल वेदरिंग क्या होता है. केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स chemical reaction taking place between the materials of the rock and rain water. क्या होता है केमिकल वेदरिंग में, मटेरियल ऑफ द रॉक के मटेरियल मतलब रॉक जिससे बना हुआ उसमें और रेन वाटर में मतलब पानी के अंदर रिएक्शंस होते हैं. उन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, रॉक जो है वो ब्रेक डाउन जाती है तो वो हो जाता है केमिकल withering. Rainwater becomes acidic when it dissolves acid gases present in the atmosphere such as carbon dioxide and sulfur dioxide. रेन क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाता है अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है. और अभी मतलब काफ़ी एसिड रेन होती है क्योंकि हमने देखा ना प्लांट जल जाते हैं अपने आप ही बारिश के बाद से, तो वो एसिड रेन की वजह से जलते हैं. इट फॉल्स टू द ग्राउंड एज एसिड रेन और वो एसिड रेन की तरह ही फॉल होती है. दिस रेन वाटर केमिकली रिएक्ट्स विद मिनरल्स इन रॉक्स एंड ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द रॉक इनटू पीसेस. अब ये जो केमिकली रिएक्शन जो रेन वाटर है इसके अंदर कुछ वो एसिड है प्रेजेंट, तो ये क्या करता है वहाँ जो रॉक के अंदर जो मिनरल्स है उनके साथ रिएक्शन होता है. अब जब रिएक्शन हुआ तो वो क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं रॉक्स को. Soil that is formed by chemical weathering is therefore different in chemical composition from the original rock. इसलिए जो सॉइल फॉर्म होता है केमिकल वेदरिंग की वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो काफ़ी अलग होता है फ्रॉम द ओरिजिनल
रॉक, ओरिजिनल रॉक के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. Biological weathering take place when living organisms such as plants and microorganisms contribute to the weathering process. Biological weathering कब होगी? जब living organism जैसे plants और microorganisms help करेंगे, coordinate करेंगे weathering process को करने में. As the roots of the trees and other plants grow into cracks in rocks, they split the rocks apart and break them into pieces. अब बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको तो उनकी रूट्स को तो बड़ी होती है रूट्स, तो वो रॉक के अंदर चली जाती है, रॉक से जाती है तो रॉक के अंदर क्या होता है? होल हो जाता है. होल से धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता जाता है. जैसे जैसे वो क्रैक बढ़ता है, दो पार्ट में रॉक जो है वो डिवाइड हो जाती है. डिवाइड होने के बाद स्मॉल पीसेस में वो टूट जाती है. Bacteria and lichens that live on the rock produce certain acid that act on the rock very slowly and cause weathering. बैक्टीरिया और लाइकेंस ये क्या करते हैं? जो रॉक के अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ वो रिएक्शन करते हैं. भले ही रिएक्शन स्लो होता है, बट वो क्या करते हैं? उसको विदरिंग में हेल्प कर देते हैं. नाउ सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेजेस. सॉइल फॉर्मेशन जो है वो 3 मेन स्टेजेस में होता है. पहली स्टेज है, first stage 1, parent rock, that is the original rock from which soil is formed, get broken down into smaller pieces and particles by various agents of withering. parent rock क्या होती है? breakdown होती है smaller pieces या particles में, उसके बाद किसकी वजह से? agents की वजह से, और वो withering हो जाती है. second stage में क्या होता है? withering continues as rock pieces are further weathered into smaller particles. और withering ऐसे चलती रहती है जब तक कि जो weathered particles है वो और small pieces में ना बन जाए. The remains of dead plants and animals present in the soil are decomposed by microorganisms and forms humus. अब जो remains है dead plants और animals के, वो soil के अंदर decompose हो रहे हैं. कौन कर रहा है उन्हें decompose? Microorganism कर रहे हैं. तो वो क्या बना रहे हैं? Humus. Humus make the soil more fertile. तो ह्यूमस से क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट रहते हैं ना, वो सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं. ह्यूमस सॉइल पे ही रहता है, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रह जाते हैं, तो वहाँ पर सॉइल को फर्टाइल कौन बनाता है? ह्यूमस बनाता है, ठीक है. थर्ड स्टेज में क्या होता है? मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम weathered rock are dissolved by rainwater and are slowly added to soil making it more fertile. अब मिनरल और सॉल्ट जो है, जो weathered rock में रहते हैं, वो डिजोल्व होते हैं पानी के साथ, रेन वाटर से, और वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं. दिस सप्लाइज प्लांट्स विथ न्यूट्रिएंट सो दैट दे कैन ग्रो. और यही क्या सप्लाई करते हैं? उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए. कौन? प्लांट्स, ठीक है. तो ये 3 स्टेज के अंदर वेदरिंग होती है रॉक्स की. सॉइल फॉर्मेशन इन मेन 3 स्टेजेस से ही होता है. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? देखें, सॉइल प्रोफाइल से मतलब होता है कि सॉइल में क्या क्या लेयर्स आती हैं. You may have noticed that when soil is dug to make a well or lay the foundation for a house, there is a variation in the color and texture of soil as we dig deeper into the ground. आपने कभी गौर किया हो या कभी देखा हो कि कहीं अगर वेल बन रहा है या फिर घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी जब नींव बनाई जाती है, जब पिलर्स खड़े किए जाते हैं, तो उस टाइम पर जब वो ज़मीन को खोदते हैं तो सॉइल का जो होता है ना, वो कलर चेंज होता रहता है. धीरे धीरे कलर चेंज होता है. जब तक पत्थर नहीं आता तब तक वो लोग भी खोदते रहते हैं. हाँ, पत्थर आ गया, अब नहीं खोदना है. तो ये बताता है कि सॉइल जो है वो कितने लेयर्स से बना हुआ, ठीक है. A vertical section of soil that shows its various layer is called a soil profile. वर्टिकल सेक्शन मतलब ऐसे लंबा सा सेक्शन सॉइल का, जो आपको पिक्चर में दिया रखा है, ठीक है, पिक्चर दी रखी है इसमें. तो अगर वर्टिकल सेक्शन आप देखें सॉइल का, जो कि आपको बताता है अलग अलग लेयर सॉइल की, तो उसे कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल. द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स. और इन लेयर्स को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन. जैसे ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और एफ हॉरिजॉन, ठीक है. We can find out how the soil was formed in the past by studying the horizons in a soil profile. अगर आपको soil का देखना है कि कैसे फॉर्म हुआ है, तो आपको soil profile को स्टडी करना होता है. horizons के हिसाब से हम soil profile स्टडी, मतलब soil को बता सकते हैं कि फॉर्मेशन कैसा हुआ. The main horizon is a soil profile. In a soil profile are described in figure 8.7. 8.7 में आपको सारे horizons, main horizons जो हैं वो बता दिए गए.
अब देखते हैं हम एक एक हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। ओ हॉरिजॉन, दिस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन सम पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसके अंदर पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट रहता है। पार्शली डिकम्पोज से मतलब है जो पूरी तरह भी डिकम्पोज हुआ नहीं है, थोड़ा ही डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, दैट इज टॉप सॉइल। It is the uppermost layer of soil and is also called the top soil। ये uppermost layer है soil की और इसे क्या कहा जाता है, top soil भी कहा जाता है। The layer is dark in color, soft, porous, rich in humus and has a very fine or small soil particles। ये क्या होती है, डार्क कलर की होती है, पोरस होती है, मतलब इसके अंदर से कोई भी चीज़ पास हो सकती है इजिली, सॉफ्ट होती है, रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस यहाँ पे अच्छा खासा होता है, एंड अलाउ वाटर एंड एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल इजिली, सॉरी मेक्स द सॉइल, ह्यूमस प्रेजेंट रहता है तो मतलब सॉइल वहाँ पर फर्टाइल होना ही है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड अलाउ वाटर एंड एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल ईजिली। ह्यूमस की वजह से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा रहता है, और जब टेक्सचर अच्छा रहता है तो सॉइल के अंदर से एयर आना और वाटर अंदर जाना ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो उसका मूवमेंट भी जो है वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है। Therefore, the topsoil supports the growth of plant as it has the nutrients, air and water required। इसीलिए क्या होता है, टॉप सॉइल को टॉप सॉइल के ऊपर ही प्लांट्स की ग्रोथ की जाती है, क्योंकि यहीं पर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, एयर वाटर भी जितना ज़रूरत होती है वहाँ पर मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ मैनी इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। ये क्या होता है, बहुत सारों का ये घर भी होता है, हैबिटेट भी होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल एनिमल्स का। अब देखते हैं हम बी हॉरिजॉन, दैट इज सब सॉइल। दिस लेयर लाइज बिलो द टॉप सॉइल एंड इज कॉल्ड सब सॉइल। ये क्या होती है, ये लेयर जो है टॉप सॉइल के नीचे होती है और इसे कहा जाता है सब सॉइल। इट इज़ हार्डर, मोर कॉम्पैक्ट एंड रिचर इन मिनरल्स दैन द टॉप सॉइल। ये क्या होती है, हार्डर होती है मतलब कड़क होती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट मतलब इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, एंड रिचर इन मिनरल्स दैन द टॉप सॉइल। इस लेयर में मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल, ठीक है। सबसॉइल इज ऑल्सो लाइटर इन कलर एंड कंटेन मोर सैंड एंड स्टोन। सबसॉइल के अंदर क्या होता है, लाइट कलर का होता है ये, और इसके अंदर सैंड और स्टोन जो है वो थोड़े ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दिस लेयर कैन ओनली बी ड्रोन बाय प्लांट्स हैविंग रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दिस लेयर। और इन लेयर की न्यूट्रिएंट्स को आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ प्लांट ही इन न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, और वो ही प्लांट जिनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा लंबी होती हो ताकि उस लेयर तक वो पहुंच जाए। दिस लेयर हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट। और इस लेयर पे आप प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है, सॉइल, इस लेयर का सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होता, मिनरल्स होते हैं बट वो फर्टाइल नहीं होता, तो यहाँ आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सी हॉरिजॉन, दैट इज सबस्ट्रेटम। देखें क्या होता है ये, दिस लेयर लाइज बिलो द सबसॉइल। ये लेयर सबसॉइल के नीचे होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्शली वेदर्ड रॉक विद अ लॉट ऑफ क्रैक्स एंड रॉक फ्रैगमेंट। इसके अंदर रॉक पार्टिकल्स थोड़े प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि पार्शली वेदर्ड रॉक यहाँ पर होती हैं, और कुछ रॉक फ्रैगमेंट्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। फर्दर वेदरिंग ओवर टाइम में कन्वर्ट दिस लेयर इनटू बी एंड ए हॉरिजॉन। और आगे भी अगर वेदरिंग होती रही तो ये बी हॉरिजॉन या फिर ए हॉरिजॉन में कन्वर्ट हो जाता है। Therefore, this layer is also referred to as parent material as it represents the first stage in soil formation। और ये लेयर को आप कैसे बोल सकते हैं, पेरेंट लेयर भी बोलते हैं इस लेयर को। क्यों बोलते हैं पेरेंट लेयर, क्योंकि इसके अंदर ही आपको पता चल जाए, इस लेयर से पता चल जाता है कि मेन सॉइल जो आपका है उसके अंदर क्या क्या खासियत है, वो किस रॉक से या किस टाइप से बना हुआ है। द रूट्स ऑफ प्लांट डू नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर। और प्लांट्स की रूट जो है इस लेयर तक पहुँच नहीं पाती हैं या फिर अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो ये था आपका सी हॉरिजॉन। इसके बाद आता है आपका एफ हॉरिजॉन, दैट इज बेडरॉक, ठीक है। एफ हॉरिजॉन से पहले यहाँ पर आपको आर हॉरिजॉन दिया हुआ है। दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड इज कॉल्ड बेडरॉक। एफ रॉक है या आर हॉरिजॉन है, आर हॉरिजॉन बोलते हैं इसको, पर यहाँ पर एफ दिया हुआ है, आपको मिस्टेक हो गई है, तो पिक्चर में आपको एफ हॉरिजॉन दिया है बट वो होता क्या है, आर हॉरिजॉन होता है, ठीक है। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड इज कॉल्ड बेडरॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ
मेड ऑफ हार्ड रॉक्स दैट प्रोवाइड मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड बी हॉरिजॉन। ये क्या होती है, सबसे लोवेस्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, जिसे कहा जाता है बेड रॉक। और ये क्या प्रोवाइड करती है, मटेरियल प्रोवाइड करती है ताकि सी और बी लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। बेडरॉक इज नॉन पोरस एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप थ्रू इट। बेडरॉक नॉन पोरस होती है, मतलब वो कहीं किसी चीज़ को पास नहीं करती और ना ही वाटर इसके थ्रू सीप हो सकता है। सो रेन वाटर दैट सीप इन टू द सॉइल कलेक्ट्स अबाउट द बेडरॉक इन पॉकेट्स फॉर्मिंग एक्वीफायर्स। ठीक है, अब जो रेन वाटर आता है वो तो नीचे चला जाता है ना, तो वो वहाँ तक जाता है, तो वो बेडरॉक में पॉकेट्स होते हैं, वहाँ पर वो वहाँ पर ही रहता है, वो उसे कहा जाता है एक्यूफायर्स। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम एक्यूफायर यूजिंग पम्प्स एंड वेल्स। और हमें ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है, एक्यूफायर से ही मिलता है, जब वो पॉकेट्स की तरह होता है। द वाटर इन एक्यूफायर इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय रेन वाटर। और जो एक्यूफायर में जो पानी होता है वो साफ पानी होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो इतनी सारी लेयर्स से होके गुजरा हुआ है, तो वो रिप्लेनिश हो जाता है, वो साफ अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल, आगे के टॉपिक्स भी देखते हैं। ओके।